हाय एवरीवन। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा, निफ्टी 50 के बेस्ट स्टॉक्स आज डिस्कस करेंगे हम। और निफ्टी 50 से बेसिकली देखो, अर्न करने का, रिटर्न्स कमाने का एक तरीका तो है, निफ्टी ईटीएफ को आप बाय कर लो। और ईटीएफ के अंदर क्या होता है कि निफ्टी 50 के जितनी 50 स्टॉक हैं उसके अंदर एक वेटेज के हिसाब से आप एक इंडेक्स बाय करते हो। और जब वो इंडेक्स परफॉर्म करता है तो जो रिटर्न्स उसमें बनती हैं वो रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो में आती हैं इंडेक्स बाय करने के बाद। दूसरा तरीका ये है, आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स को सिलेक्ट करके बाय कर लो। तो ये आइडिया मुझे बेसिकली स्मॉल केस के जरिए आया। मैंने काफी सारे स्मॉल केसेस देखे जिसके अंदर निफ्टी 50 के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को लिया गया, एक पोर्टफोलियो बनाया गया और उसके लिए काफी डिसेंट एक फीस चार्ज करी जाती है कस्टमर्स से। और मुझे तो मतलब वो आइडिया बड़ा सही लगा कि लोग, मतलब ये भी एक बिजनेस है एक तरीके से, कि निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स को निकाल लो और उसमें से भी एक पोर्टफोलियो बना लो, मतलब 50 में से भी 10 15 20 स्टॉक्स को ले लो। तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, वो लोगों का अपना एक बिजनेस है और हर तरीके की एक मार्केट है, हर तरीके का एक कस्टमर है मार्केट में जो उसको बाय कर सकता है, हर तरह का इन्वेस्टर है। तो वो अपनी अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज के ऊपर है, लोग जो बाय कर रहे हैं उसको। हर किसी को देखें नॉलेज भी नहीं होती है, हर किसी का रिस्क एपेटाइट भी नहीं होता है कि वो जाकर के मिड कैप या स्मॉल कैप को खरीदे। तो अगर आप लार्ज कैप के जरिए निफ्टी 50 स्टॉक्स के जरिए एक अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं, एक अच्छे स्टॉक्स आप ढूंढ रहे हैं, तो मैंने भी एक ऐसा ही एक चुनिंदा स्टॉक्स निकाले हैं। और बेसिकली ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि लोगों को जो फीस वहां देनी पड़ रही है वो फीस आपको ना देनी पड़े और कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स आपको बिना फीस दिए मिल जाएं और आप उसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है। तो क्लियर इंटेंट इस वीडियो का ये है कि मैं आपकी जितनी हो सके अपनी नॉलेज के जरिए आपकी मदद कर सकूं और आपको एक अच्छे स्टॉक्स एनालाइज करके आपके साथ शेयर कर सकूं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। बट नेट नेट ये वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी भी तरह की आपको बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दूंगा। जो स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आपको वो समझ में आए तो आप अपना एनालिसिस जरूर करेंगे एक बार, तभी आप उसमें बाय या सेल का कोई डिसीजन लेंगे। और कोशिश यही है कि जो एक निफ्टी ईटीएफ जो रिटर्न्स बनाता है, ये स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आपको उससे ज्यादा ही रिटर्न्स बना करके दे, तभी कोई कोई बेनिफिट है डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और काफी डाइवर्सिफाइड सा पोर्टफोलियो मैंने ये बताने की कोशिश करी है निफ्टी 50 में से, मतलब एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, बैंकिंग, सभी तरीके के स्टॉक्स मैंने इसमें रखने की कोशिश करी है। और ज्यादा बड़ा नहीं है, 10 से 12 स्टॉक्स ही इसमें है। और बजाज फाइनेंस जैसे आपने पढ़ा उसमें नहीं है, तो वो बेसिकली इसलिए नहीं कि बजाज फाइनेंस सबको पता है कि एक बहुत ही शानदार स्टॉक है और हर किसी के पोर्टफोलियो में होता भी है, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है। तो इसलिए बजाज फाइनेंस के अलावा वो कौन से स्टॉक्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको सबसे पहला स्टॉक बताता हूं जो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में आप चाहें तो उसे कंसिडर कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो स्टॉक है वो है ब्रिटानिया। ये एक एफएमसीजी कंपनी है और एफएमसीजी कंपनीज जो होती है ना, उनके पास प्राइसिंग पावर होती है और ये इन्फ्लेशन एक तरीके से बीट करती है। जैसे ही मार्केट में इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं रॉ मटेरियल्स के, ये कंपनी सिंपली अपने प्रोडक्ट्स के या तो प्राइसेस बढ़ा देती है या क्वांटिटी रिड्यूस कर देती है। वो कैसे होती है, आपको अगर ब्रिटानिया के आप ये वेबसाइट पर अगर इनके प्रोडक्ट्स देखेंगे तो ये कितने सारे प्रोडक्ट्स आप देखने बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, डेयरी स्नैक्स, ये सब बनाते हैं। तो ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ क्वांटिटी रिड्यूस कर देते हैं या प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चीज का पैकेट है, इसमें अगर एक पैकेट में 10 चीज आते हैं, है ना, तो ये क्या करेंगे, उसमें 8 क्वांटिटी कर देंगे या 9 कर देंगे। तो या तो क्वांटिटी को रिड्यूस कर देते हैं बिस्किट्स की, जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर ये प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं और उससे इनके प्रॉफिट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, उल्टा प्रॉफिट्स बढ़ ही जाते हैं इनके। पहली चीज तो ये, मुझे इनका इन्फ्लेशन जो एक बीट करने का तरीका बहुत सही लगता है। दूसरी चीज, इन कंपनीज की डिमांड बहुत अच्छी है, काफी अच्छी ब्रांडिंग ब्रिटानिया की हैगी। आप इनके अगर प्रॉफिट्स पे नजर डालेंगे तो आप देखेंगे हर साल पिछले 10 साल में इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। किसी भी साल में ऐसा नहीं है जहां पर ड्रॉप आया हो। यहाँ तक कि कोविड में भी इन्होंने, देखेंगे आप, कोविड ईयर्स के अंदर भी इनके प्रॉफिट्स अप ट्रेंड में ही थे। हल्का सा इंपैक्ट इनको मार्च 2022 में आया था, उसके बाद वापस से इन्होंने एक अच्छी रिकवरी गेन कर ली। ठीक है। इनके रेवेन्यूज हर साल बढ़ रहे हैं, इनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, अगर आप नोटिस करेंगे तो इनके रिजर्व्स हेल्दी हैं। कंपनी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करती रहती है एक्सटर्नली भी, और सीडब्ल्यूआईपी मतलब कंपनी कैपिटल एक्सपेंशन भी करती रहती है। और अगर आप इनके इन्वेस्टर पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें भी एफआई और डीआई की काफी अच्छी आपको एक कन्विक्शन नजर आएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 34% की उनकी एक इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ब्रिटानिया एक काफी अच्छा स्टॉक है। अभी कुछ टाइम में अगर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे तो इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना करके दिए हैं। इसका अगर आप 10 ईयर्स का सीएजीआर देखेंगे तो 32% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 32% ना भी दे, अगर फॉर एग्जाम्पल लोअर साइड भी लें, अगर आप इसको 25% मान लो, तो 25% भी अगर ये स्टॉक आपको बना करके देगा तो मेरे हिसाब से बहुत एक अच्छी ग्रोथ बना करके देगा आने वाले 10 सालों के अंदर। पिछले एक साल में ये 39% रन कर गया है, बट वो बेसिकली इसलिए भी क्योंकि पहले इसने काफी रिटर्न्स नहीं दिए। आप देखेंगे 3 ईयर्स का रिटर्न 13% है, जो कि कुछ वही खास नहीं है। बट नेट नेट अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न्स बना करके दे सकता है और अंडरलाइंग इंडेक्स से मुझे लगता है आपको ये एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट बना करके देगा। और जो भी स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, ऐसा नहीं कि आपने आज खरीदे और कल आप उसको बेच दें। तो उसमें हो सकता है कि आप
रिटर्न्स बना लें, और हो सकता है किसी स्टॉक में आपको लॉस भी हो जाए। तो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ में ये सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। अभी स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप दिया, देख सकते हैं यहाँ से ये 4200 के लेवल्स पर आया था अभी, और अभी 4600 के लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो आप अगर इसे पोजीशन बनाना चाहें तो आप वेट कर सकते हैं, कभी आपको अगर 4300 के लेवल्स पे अगर दोबारा बाजार के नीचे आने पे कहीं आपको मिले, तो आप वहां पे अपनी पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 2 स्टॉक की तरफ। तो जो सेकंड स्टॉक है हमारे पोर्टफोलियो में वो है बेसिकली सिप्ला लिमिटेड, ठीक है। सिप्ला जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और ये काफी वैरायटी ऑफ मेडिसिन बनाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल इंडेक्स ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। फार्मास्यूटिकल इंडेक्स एज इफ जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, चाहे वो सन फार्मा हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उन्होंने किसी ने भी रिटर्न नहीं दिया है। एज एन ऑप्शन निफ्टी 50 में आपको दो कंपनीज और मिलेंगी, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी। इन तीनों कंपनीज के अंदर मुझे सिप्ला ज्यादा स्ट्रांग लगता है। वो इसलिए क्योंकि आप इनके प्रॉफिट्स देखेंगे तो इनके प्रॉफिट्स हर साल आप देखेंगे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो बहुत ही 5% मार्जिन से ही ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रॉफिट्स ग्रो करते हैं हर साल। पिछले साल से ये अच्छा ही रिटर्न देते हैं नेक्स्ट ईयर। तो ये स्लो ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन ग्रोइंग ग्रोथ इसमें अच्छी है। इस कंपनी के अंदर कभी भी ये कंपनी आपने जैसे अभी देखा प्रॉफिट्स के अंदर पिछले साल से अच्छा ही कर रही है। एफ आई डी आई की अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट 49% की एफ आई और डी आई की होल्डिंग अगर इसको टोटल अप करेंगे तो उस एंगल से काफी अच्छी कंपनी है। इनकी अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे वो भी काफी अच्छी है। इनके रिजर्व बहुत हेल्दी हैं, बोरोइंग बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। कॉस्ट इन वर्किंग कैपिटल, जो इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर है कंपनी करती रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती रहती है, तो वो हर साल कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है उसके अंदर। अगर आप इनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखेंगे तो वो 8% का बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। बट अगर 3 ईयर्स की रिटर्न आप देखेंगे 15% की, और इस साल नेगेटिव है। जैसे मैंने आपको बताया फार्मास्यूटिकल इंडेक्स ने रिटर्न नहीं दिया है अभी, है ना। अब वो रिटर्न कब इनके अंदर बनना शुरू होंगे वो कोई भी आपको बता नहीं सकता। बट हाँ, एज अ लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी एक रन अप आना बाकी है इन कंपनीज के अंदर। तो उस एंगल से आप इस कंपनी को जरूर कंसिडर कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपने जैसे देखा ये कंपनी हर साल एक अप ट्रेंड में है। ये कंपनी हर साल एक प्रॉफिट अच्छा बना रही है, और अभी भी कंपनी काफी ज्यादा एक्सपेंशन प्लान कर रही है। इनका ग्लोबली बिजनेस है, उस एंगल से ये कंपनी मुझे बाकी दो कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग लगती है। और अभी इसका मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं है, बट हाँ अभी और ये धीरे धीरे करके उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। 73,000 करोड़ की कंपनी है, बट अगर आप इसको अपने पीयर से कंपेयर करेंगे तो उनके कंपैरिजन में ये कंपनी में अभी बहुत पोटेंशियल है। सन फार्मा भी 2,36,000 करोड़ की कंपनी है, डॉक्टर रेड्डी 82,000 करोड़ की कंपनी है। तो थर्ड नंबर पे है ये, और उस एंगल से मुझे लगता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर कंसिडर कर सकते हैं। आपके जो भी व्यूज हो आप कमेंट्स में जरूर बताना इन कंपनीज को लेकर के। और बढ़ते हैं थर्ड कंपनी की तरफ। तीसरी जो कंपनी है वो है HCL टेक्नोलॉजीज। निफ्टी 50 के अंदर आपको 2-3 कंपनीज और मिलेंगी, जिसमें से एक TCS है, एक इन्फोसिस है और विप्रो। ये जो चार कंपनी आप देख रहे हैं चारों ही निफ्टी 50 का पार्ट है, जिसमें से थर्ड कंपनी जो है HCL टेक्नोलॉजीज मुझे ये स्ट्रांग लगती है। वो इसलिए क्योंकि मुझे इसमें अभी लॉन्ग टर्म के अंदर काफी अच्छा एक पोटेंशियल लगता है। और ये कंपनी अगर आप इनके रिजल्ट्स के एंगल से भी देखेंगे तो इनके रिजल्ट्स हर साल ही काफी अच्छे आते जा रहे हैं। ये कंपनी ग्रोइंग ट्रेंड के अंदर है। 1000 करोड़ आप देखेंगे यहाँ पे 2000 करोड़ इन्होंने बढ़ाया, यहाँ पे फिर 1000 करोड़ का प्रॉफिट दोबारा से इनका बढ़ गया 1000-1200 करोड़। तो कंपनी एक अच्छी ग्रोथ दे रही है। लॉन्ग टर्म CAGR 19% का है। नेट नेट अगर 15% भी मान लें हम, अगर आगे देगा तो मुझे लगता है कि इंडेक्स से ज्यादा ही देगा। लास्ट ईयर इन्होंने अभी देखा 1% माइनस में जा रहा है, वो क्लियरली इसलिए क्योंकि अभी IT सेक्टर के स्टॉक्स की काफी ज्यादा पिटाई हो रखी है। तो अभी अच्छा समय है IT स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। ये IT कंपनी है, कोई भी अगर आपको IT कंपनी पसंद है, मुझे निफ्टी 50 के अंदर अगर एक पोर्टफोलियो में डालनी थी तो मुझे ये ज्यादा सही लगती है बाकी चार कंपनी से कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू विप्रो और इन्फोसिस। उनके हालत तो आपने देख ही लिया है पिछले 2 सालों में क्या हो रही है। अभी TCS ऑलरेडी बहुत बड़ा जायंट बन चुका है, ठीक है। इनके रिजल्ट्स भी इस बार के काफी अच्छे आए हैं। जैसे मैंने आपको अभी दिखाई दिया, इनका रिजल्ट आप देखेंगे 3900 करोड़ का, जो लास्ट ईयर क्वार्टर के कंपैरिजन में ठीक ठीक आया है। और अगर आप इसको ईयर टू ईयर कंपैरिजन में देखेंगे तो मार्च टू मार्च रिजल्ट 3600 करोड़ इन्होंने यहाँ किए थे, 3599, और 3900 करोड़ इन्होंने यहाँ किया है। तो ऑलमोस्ट 12-15% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है अपने प्रॉफिट्स के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। तो ये है थर्ड कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है। और ये IT सेक्टर की कंपनी है। तो अभी तक हम 3 कंपनी डिस्कस कर चुके हैं, एक FMCG, एक फार्मा और एक IT। एक कंपनी और है फोर्थ कंपनी, वो भी FMCG सेक्टर की कंपनी है और बहुत ही फेमस कंपनी है, सभी जानते हैं उसको, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। ऑलमोस्ट सबके पोर्टफोलियो में ये कंपनी होती है। इसके प्रॉफिट्स बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है। आप देखेंगे तो यहाँ से पिछले 5 साल के बाद देखेंगे तो हर साल इनके प्रॉफिट पिछले साल से काफी हेल्दी ग्रोथ दिखाते आ रहे हैं। ऑलमोस्ट ये कंपनी 20% से ग्रो करती है हर साल। तो 20% की ग्रोथ करना, और स्टॉक प्राइस 16% से इनका बढ़ रहा है। इस साल 10% की ग्रोथ ये स्टॉक प्राइस ऑलरेडी दे चुका है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है। इसकी बोरिंग्स आप देखेंगे तो 1219 करोड़ की है, और रिजर्व 50,000 करोड़ के हैं। तो नेट नेट एकदम डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। और ये अपने CWIP जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये अपने
कैपेक्स करते रहते हैं कुछ ना कुछ, ताकि कंपनी एक्सपैंड करती रहे, इनके प्रॉफिट्स ग्रो करते रहें, इनकी इन्वेस्टमेंट्स होती रहती हैं। अगर आप एफआईआई और डीआईएस की होल्डिंग देखेंगे इसमें, वो भी काफी अच्छी है। 25% से ज्यादा की कन्विक्शन है एफआईआई और डीआई की, जो कि काफी एक हेल्दी एक नंबर है। और अगर उस एंगल से देखेंगे तो मुझे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही लगता है। आप यहाँ पे कहीं पे भी इसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी ये रनअप देने के बाद में आप देख रहे हैं नीचे आ गया है काफी, इसके आस 2400 के लेवल्स के आसपास है। तो अगर आप इसमें ऑलरेडी पोजीशन है आपकी, तो आप इसको होल्ड करिए, एक्यूमुलेट करिए लॉन्ग टर्म के लिए। और नई पोजीशन अगर आप बनाएंगे तो ये एक अच्छा लेवल है यहाँ पे पोजीशन को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये फोर्थ कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके प्रोडक्ट्स अगर आपको देखने हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, आपको सारे प्रोडक्ट्स आपके इनके दिख जाएंगे। वहां पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके। ये इनकी वेबसाइट है जो आप देख सकते हैं। अगर हम वो डिस्कस करने जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ, ये आप देख सकते हैं कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं किस, और इसमें से कुछ ना कुछ तो आप जरूर यूज भी करते होंगे। अब बढ़ते हैं फिफ्थ कंपनी की तरफ। फिफ्थ जो कंपनी है वो है आईसीआईसी बैंक। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये काफी अच्छा बैंक है। निफ्टी 50 में और भी काफी बैंक्स हैं, जैसे एचडीएफसी है और आई थिंक कोटक बैंक भी है, बट मुझे आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा स्ट्रांग लगता है कंपेयर टू अदर बैंक्स। मुझे लगता है इसमें ज्यादा पोटेंशियल है अभी आगे और ग्रो करने का, और इसका मैनेजमेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है इस साल, और उम्मीद है अगले साल भी ये कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे दिखेंगे। 10 ईयर्स की ग्रोथ अगर आप देखेंगे 16% की है, और एक साल की 23% की है। मैं कहता हूँ अगर ये 16% आगे भी आपको मिले अगर आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर, तो क्या बहुत ही हेल्दी रिटर्न है आईसीआईसीआई जैसी कंपनी के साथ। तो रिस्क लेवल एक लार्ज कैप कंपनी में कंपेरेटिवली मिड टू स्मॉल थोड़ा सा कम ही होता है, और 16% के रिटर्न काफी हेल्दी है। और अगर आप इसमें एफआई और डीआई के इन्वेक्शन देखेंगे तो वो भी काफी हेल्दी है। नेट नेट इसके बारे में ज्यादा बात करने को कुछ है नहीं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक सभी जानते हैं, एक बड़ी कंपनी है, एक स्ट्रांग कंपनी है, लार्ज कैप बैंक है ये, काफी सारे इनके ब्रांचेस हैं, इनका बिजनेस काफी अच्छा है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप बैंक चाहते हैं, तो वो आईसीआईसीआई बैंक है। अगर आप एचडीएफसी या कोटक में इन्वेस्टेड हैं तो जरूरी नहीं आप आईसीआईसीआई को कंसिडर करें, बट हाँ, कंपेरेटिवली अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाएंगे इन तीनों में किसी की अगर आपकी पोजीशन नहीं है, तो आई वुड प्रेफर आईसीआईसीआई बैंक, ज्यादा बेटर है तीनों में। तो ये हो गई फिफ्थ कंपनी। जो सिक्स्थ कंपनी हमारे लिस्ट में है वो है लार्सन एंड टूब्रो। ठीक है, ये भी एक लार्ज कैप इंफ्रा कंपनी है, काफी बड़ी एक जायंट कंपनी है ये। वैरायटी ऑफ सर्विसेज है इनकी, जैसे एक कॉन्ग्लोमेरेट है ये बेसिकली। इनकी इंफ्रा सर्विसेज तो है ही, ये हाइड्रोकार्बन पावर प्रोसेसिंग भी करते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, डिफेंस में है ये, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है, काफी डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है। और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये अब देखेंगे एकदम 1 ईयर के अंदर काफी अच्छी इसने ग्रोथ दी है। आप अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे पिछले 5-6 सालों के अंदर काफी अच्छी एक ग्रोथ करी है बिजनेस के अंदर। इनके रेवेन्यूज हर साल इंक्रीज होते हैं, इनको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। स्टॉक प्राइस सीएजीआर अगर आप देखेंगे तो 10 ईयर्स का 13% है। इनके 1 ईयर के रिटर्न 40% है, वो इसीलिए क्योंकि लास्ट ईयर स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा बीटन अप था, और उसके बाद में इसने काफी अच्छी एक ग्रोथ दी थी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्राइस नीचे आ गया था, उसके बाद में वापस से इसने एक रनअप दोबारा दिया, ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो ये 1500 के लेवल पे था, तो वहां से आप देखेंगे तो 40% के रिटर्न इसमें आ गए हैं, और कंपनी को कुछ नए प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मिले हैं, उस एंगल से भी इसमें काफी अच्छा रनअप है। ठीक है, इनकी बैलेंस शीट काफी हेल्दी है। इसमें बोरिंग काफी ज्यादा आपको दिखेंगी, वो इसीलिए क्योंकि ये एक इंफ्रा कंपनी है, तो इनका काफी ज्यादा इनकी कॉस्ट लगती है नए नए प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने में, और उसके बाद फिर जब प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं फिर इनको कहीं पेमेंट्स मिलती हैं, जो एक अमाउंट जो है वो जो होल्ड जाता है इनकी जो पेमेंट्स, थोड़ा सा एक वो साइकिल टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, बट कंपेरेटिवली ऐसा कुछ वो नहीं है कि इनकी पेमेंट्स में कुछ नुकसान होता है। नेट नेट ये सब अपने बोरिंग्स को मीट कर लेते हैं। बाकी अगर आप कॉस्ट इन वर्किंग कैपिटल देखेंगे तो इनकी वो भी हर साल होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये, न्यू एक्सपेंशन में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस एंगल से, ताकि इनकी ग्रोथ होती रहे मार्केट में, ये रुके नहीं कंपनी। ये कंपनी मुझे भी काफी बढ़िया लगती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, काफी जायंट कंपनी है, और इनकी ब्रांड बिल्डिंग बहुत अच्छी है। जो इनका ब्रांड है मार्केट के अंदर, लार्सन एंड टोब्रो का, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स तो ये करते ही हैं, इनको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहते हैं, तो उस एंगल से ये कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है लॉन्ग टर्म के विजन से। ठीक है, तो ये है वो 6 कंपनियां जो मैंने आपके साथ शेयर करी। ऐसी ही 6 कंपनियां और हैं जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि ये पार्ट काफी लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। इन 6 कंपनीज के अंदर आपका जो भी एक व्यू पॉइंट है वो आप जरूर कमेंट में जरूर शेयर करें। कोई भी आपके क्वेश्चन है इन कंपनीज को लेकर के आप जरूर यहाँ पे पुट करें, और आपको ये 6 कंपनी कैसी लगी, आपको क्या सोचना है प्लीज जरूर बताएं। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है आप कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि ये वीडियो राइट ऑडियंस तक पहुंच रहा है। तो वो 6 कंपनियां भी आपके साथ में जल्दी ही शेयर करूंगा, और वो भी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, उनका फ्यूचर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। बट मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार सलाह लें, या अपनी रिसर्च करें, ठीक है, कोई भी बाय सेल करने से पहले इसके अंदर। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में इस वीडियो के। थैंक यू सो मच।